हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में डिस्कशन चल रहा था सेल के बारे में, और मैंने उस वीडियो के अंदर वीडियो नंबर 12 में मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो आप में से अधिकांश मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स आए कि सर वोल्टीय सेल का तो डिस्कशन हुआ ही नहीं था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे वोल्टीय सेल के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ये वोल्टीय सेल होते क्या है। हम बात करने जा रहे हैं वोल्टीय सेल। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा वोल्टीय सेल को हम गैल्वेनीय सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। आइए तो पहले इनको जानते हैं, किस किस नाम से हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे हम वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इन्हें हम गैल्वेनीय सेल भी कहते हैं। अब इतने सारे नाम सुनने के बाद आपको तनाव उत्पन्न हुआ होगा। वो तनाव ये कि सर विद्युत अपघटनी सेल को तो हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, तो फिर इन सेलों को इतने नाम से क्यों जानते हैं। तो आइए सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल को हम वोल्टीय और गैल्वेनीय सेल क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो जब हम पहुंचते हैं नियर अबाउट 1780 और 1800 के आसपास, लगभग बात करूं तो ये इंसिडेंट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज 1780 एंड 1800। देयर वर टू साइंटिस्ट। हमारे यहां टू साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक थे मिस्टर वोल्टिक और एक थे, माफी चाहूंगा, एक थे मिस्टर वोल्टा और सेकंड थे गैल्वेनी। आइए कौन कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले थे वोल्टा एंड गैल्वेनी। दीज वर द टू साइंटिस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? वोल्टा और गैल्वेनी। ये तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसीलिए उनके रिगार्ड में हम इस सेल को वोल्टीय और गैल्वेनीय सेल भी कहते हैं। तो उम्मीद है तो सबसे पहले तो आपकी एक क्वेरी शांत हो गई होगी कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल को हम वोल्टीय और गैल्वेनीय सेल क्यों कहते हैं। तो ये इंसिडेंट है नियर अबाउट 1780 टू 1800, 1780 और 1800 के बीच के आसपास की इंसिडेंट है जब इस सेल की डिस्कवरी हुई। तो ये तो रहा फर्स्ट सेक्शन। अब वैद्युत रासायनिक सेल एग्जैक्टली होते क्या है। तो यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। याद करिएगा, लास्ट जो मेरा वीडियो था दैट वाज वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको हमने कहा था, यदि आप भूले नहीं होंगे तो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था इसका, तब आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें किसी बाह्य स्रोत से सेल को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा देने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर केमिकल रिएक्शन होती है
उसके इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक क्रिया होती है। ये मेरा लास्ट वीडियो का डिस्कशन था। लेकिन आज हमारा डिस्कशन वैद्युत अपघटनी सेल पर नहीं है, बल्कि वैद्युत रासायनिक सेल पर है। और इस वैद्युत रासायनिक सेल को माय डियर हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। उम्मीद है जानते होंगे आप सब। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। तो इफ समवन इज आस्किंग सर डिफाइन इट, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, बी रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वैद्युत ऊर्जा प्राप्त। तो देखिएगा एंटायरली डिफर हो गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सेल को बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा दी, तब उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य केमिकल रिएक्शंस हुई। बट नाउ इन दिस सेल वी आर गेटिंग कि सबसे पहले इलेक्ट्रोडों पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। So I hope so you can understand that both are entirely differ from each other. Is that clear? तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेकर इस वोल्टीय सेल और गैल्वेनीय सेल को, या कहिए वैद्युत रासायनिक सेल को समझाने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए हम लेते हैं डेनियल सेल which is an example of वोल्टीय और गैल्वेनीय सेल। I am taking Daniel cell. It is an example. ये किसका एग्जाम्पल है? वोल्टीय या गैल्वेनीय सेल का, या वैद्युत रासायनिक सेल का। अब आप कहेंगे सर ऑलरेडी आपने इसके थ्री नेम एक्सप्लेन कर दिए। विद्युत रासायनिक सेल, मैंने कि ठीक बेटा, वोल्टीय सेल ठीक, गैल्वेनीय सेल ठीक। अब सर ये कौन से आगे डेनियल सेल? सो अगेन पहले डेनियल को ही समझ लेते हैं। डेनियल इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस सेल। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट दी थी 1718 टू 1800 के बीच वोल्टा और गैल्वेनिक नामक 2 साइंटिस्ट ने। लेकिन इस सेल को, जिस सेल को अब आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, इस सेल को डिस्कवर किया था डेनियल ने। नियर अबाउट टाइम रहा था 1835 टू 36, 1835 और 36 के आसपास की ये इंसिडेंट है। एट दैट टाइम डेनियल ने इस सेल को प्रेस्क्राइब किया और क्या बताया उन्होंने। अब आप कहेंगे सर तो ये डेनियल सेल माना जाए या वोल्टीय सेल? तो माय डियर, डेनियल ने वोल्टा और गैल्वेनीय के आधार पर इस सेल को डिजाइन किया है। तो सेल डिजाइन जरूर डेनियल ने किया है, इसलिए इसे डेनियल सेल कहते हैं। लेकिन ये सेल वर्क करता है वोल्टीय और गैल्वेनीय सेल की स्ट्रेटेजी पर। क्लियर है? तो मैकेनिज्म वही है, लेकिन सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट अलग हैं। ही इज डेनियल। तो आइए, लगभग इंसिडेंट है माय डियर 1836 के आसपास की, नियर अबाउट। और इस सेल को हम किस नाम से और जानते हैं? डेनियल। डेनियल सेल के नाम से। अब आप कहेंगे तो सर बता दीजिए इसको भी। तो आइए डेनियल सेल को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, जिससे इस सेल को ज्यादा अच्छे से समझ सकें हम। ध्यान दीजिएगा जिस चीज पर मैं आपको बताऊं। ये हमने एक हाफ सेल लिया, उम्मीद है हाफ सेल आप जानते हैं। और यदि मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर इन हाफ सेल की स्टडी कर सकते हैं। वहां मैंने इन सब चीजों को एकदम क्लियर हाईलाइट किया था कि हाफ सेल क्या होते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आई होप सो दे आर एंजॉयिंग दिस वीडियो।
So these are the two half cell, my dear. थोड़ा सा इसको इरेज करके न्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक माय डियर्स, और इसके अंदर हम ध्यान देते हैं जो इलेक्ट्रोड यूज करने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। इन द फर्स्ट सेल और द वी कैन से on the left hand side I am taking zinc electrode, my dears. This is zinc electrode, is that clear? And on the other hand side I am going to take another electrode, that is copper electrode. We remember we can't change electrode metal because we are discussing about Daniell cell. तो Daniell ने जिस मेटल को जिस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया, वी हैव टू डिजाइन इन सेम मैनर। तो इट इज कॉपर इलेक्ट्रोड। अब सॉल्यूशन क्या लिया सर इन्होंने, तो आइए सॉल्यूशन ले लेते हैं इसमें जल्दी से। डेनियल ने इसके अंदर लिया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। You should remember, I will say, you should remember, जिंक मेटल को उन्होंने जिंक सल्फेट के अंदर डिप किया और कॉपर मेटल को उन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, माय डियर। इस प्रकार इन दो हाफ सेल को उन्होंने एक दूसरे के साथ एक लवण ब्रिज और एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो आइए सबसे पहले हम यूज करते हैं इसके अंदर गैल्वेनोमीटर का। यदि भूले ना हो, ये डिस्कशन मेरा पहले भी आपसे हो चुका है। सो G इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी विभव मापी से जोड़ दिया। और इन दोनों के बीच उन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज, लवण ब्रिज ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? सूनली आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। फिलहाल ये मान सकते हैं सॉल्ट ब्रिज इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का एक यूनिट है, एक युक्ति है। इज दैट क्लियर? तो ये सॉल्ट ब्रिज ऐड हो गया यहां पर और यहां उन्होंने सॉल्यूशन भर दिया। अब आप कहेंगे सर यहां क्या भरा गया है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सपोज वी आर टेकिंग हियर K2SO4 प्लस जिलेटिन। डिटेलिंग करूंगा बहुत आने वाले किसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल अभी नट एंड शेल में हम कह सकते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ डेनियल सेल वेयर यू कैन सी जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हाइल कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द बोथ हाफ सेल आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, विभव मापी से जुड़े। उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जब हमारा एपरेटस तैयार हो गया तो इसके अंदर क्या होता है। तो माय डियर, जब हम इस एपरेटस को तैयार करते हैं तो इसके एनोड और कैथोड पर सब स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक रिएक्शंस। सो ऑन एनोड, एनोड मतलब आपको पहले भी बताया है फिर बताता हूं, जनरली इट इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड पर क्या रिएक्शंस हो रही है? कम विद मी टू नो दिस। सबसे पहले आप जिंक ने Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया जिंक। यदि गौर से देखें, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि ऑक्सीकरण यू कैन सी हियर, क्योंकि यहां जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि इफ यू वांट टू डिसाइड व्हिच वन इज एनोड एंड व्हिच वन इज कैथोड इन एनी सेल, then you have to remember at which electrode oxidation is happening, at which electrodes reduction is happening. किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, it will decide which will be anode and which will be cathode. तो मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बहुत नीट एंड क्लीन कहा था। और यदि
आप नए व्यूअर हैं तो इस लाइन को एक सेकंड में समझ सकते हैं। कैसे? जिस एनोड पर, माफी चाहूंगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी अपचयन हो उसे कैथोड कहते हैं। तो इन दिस सेल यू कैन सी एनोड पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑन द अदर हैंड वी आर टेकिंग ऑन कैथोड। कैथोड पर क्या हुआ माय डियर्स? एंड यू नो वेरी वेल, कैथोड indicates for negative electrodes, and what we are getting here, we are getting here Cu plus 2 electron, we are getting Cu ion। तो यहां पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहां क्या हो रहा है माय डियर्स? वी आर गेटिंग हियर रिडक्शन। रिडक्शन यो अपचयन, यहां अपचयन हो रहा है। तो इन दोनों अर्धसेलों पर आप देख सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। सिंपल। अब बात आती है, सर केमिकली यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो इस सेल को हम बाय द हेल्प ऑफ एक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आइए, जब भी कभी सेल को आपको इक्वेशन के रूप में लिखना हो, भाई हर बार डायग्राम बना के तो लिखेंगे नहीं आप, फिर क्या करेंगे आपको इसे डिजाइन करना होगा एक इक्वेशन फॉर्म में, एक फॉर्मूला के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? आइए, सबसे पहले ध्यान क्या देंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा एनोड होता है, जो चीजें ध्यान देनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेल में एनोड सेक्शन होता है उसे हम हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, यानी कि बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ। और जो हमारा कैथोड होता है उसे हमेशा हम राइट साइड यानी कि दाएं रखते हैं। तो सबसे पहले तो सेल के अंदर ये 2 चीजें याद रखने की हैं। कौन कौन सी? कि सर जब भी हम कभी किसी डेनियल सेल का या किसी वोल्टियर सेल का डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बनाते समय जो सेल का एनोड है उसे हमेशा लेफ्ट पर रखेंगे। तो लेफ्ट पर क्या रखा गया है? एनोड को। और राइट पर क्या रखा गया है? कैथोड को। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रिकॉशंस को हमेशा डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। कौन सी? एनोड लेफ्ट हैंड पर और कैथोड राइट हैंड पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सर सिंबल कैसे लिखेंगे। तो आइए, यदि हमें सिंबलिकली ये डेनियल सेल लिखना हो तो बस एक सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे हम। और देखिए क्या ट्रिक है वो हमारी। सबसे पहले उस मेटल को लीजिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमने जिंक मेटल को लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन में के बाद हमने इसको जिंक को किस में डिसॉल्व किया? जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट लिखेंगे। समझ में आया? इसका मतलब है जिंक मेटल को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, डिसॉल्व नहीं, डिप किया गया। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करते हैं माय डियर हमेशा 2 पैरेलल लाइन से। तो यदि आप किसी सेल का केमिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो तय मानिएगा सिंगल लाइन का मतलब होगा इस मेटल को इस सॉल्यूशन में डिप किया गया है, और पैरेलल लाइंस का मतलब होगा लवण ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट में, तो जल्दी से आएंगे, कॉपर सल्फेट को हमेशा पहले रखेंगे और उसके बाद सी। यहां वापस चाहूंगा एक चीज आपको बहुत क्लियर करना, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से अधिकांश बॉयज और गर्ल्स कंफ्यूज हो रहे हैं। हमेशा पैरेलल लाइंस के लेफ्ट और राइट पर वो सॉल्यूशन लिखे जाते हैं जिनके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड डिप की गई है। उसके बाद
हमेशा एक सिंगल लाइन के बाद उन मेटल्स को लिखा जाता है जिन सॉल्यूशन के अंदर वो मेटल डिप की गई। तो एक बार वापस पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे हम? जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके उनके बीच एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है अब वो सीख गए होंगे कि यदि हमें कभी किसी वोल्टीय सेल को सिंबलिकली लिखना हो तो हम इस प्रकार लिखते हैं। आई होप सो ये क्लियर है। तो अब यहां कितनी सारी प्रिकॉशंस लेनी है हमें? whenever we are going to design a diagram of Volta or galvanium cell, always we have to put left hand side anode and the right hand side cathode. The first priority to design the structure of Volta cell first. And the second, anode पर always you will get oxidation. एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। इंपॉर्टेंट। अब यहां से फिर आगे आ जाते हैं। अब आप सबके जहन में एक सवाल जरूर गूंज रहा होगा, सर एक बात और क्लियर कर दीजिए, सर एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड माना गया है और क्यों माना गया है? तो जब भी कभी माय डियर आप वोल्टीय या गैल्वेनियम सेल डिजाइन करें तो आप सबसे पहले उसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। वो क्या है? यदि हम इस डायग्राम के अंदर गौर करें, व्हाट इज स्पेशल, यहां हम देख सकते हैं कि जिंक ने जिंक आयन दिए हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो यहां पर जिंक क्या करता है? ये जिंक इलेक्ट्रोड ये सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन देता है और जब ये Zn+2 आयन आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस तरफ आते हैं। तो यदि हम गौर से देखें, जिंक सर्किट के अंदर क्या कर रहा है? जिंक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में वो Zn आयन दे रहा है। बाय दिस रिएक्शन यू कैन सी कि एनोड, इस जिंक ने क्या किया? इस जिंक ने सॉल्यूशन में तो Zn+2 आयन दिए बाय दिस रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के अंदर मूव करने लगे। और यदि हम गौर से देखें, जिंक हमें क्या दे रहा है? जिंक हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दैट्स व्हाई एनोड इस टाइप के डेनियल सेल या वोल्टीय सेल में हमेशा ऋण ध्रुव माना जाता है। क्या माना जाता है? ये हमेशा ऋण ध्रुव। उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे, यानी कि हम इसे जल्दी से लिख दें, नेगेटिव इलेक्ट्रोड माना जाएगा माय डियर एनोड। तो यदि आप कभी भी किसी डेनियल सेल या किसी वोल्टीय सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एनोड हमेशा ऋण ध्रुव होता है। क्यों? क्योंकि बाय दिस डायग्राम यू कैन सी जिंक ने सॉल्यूशन में जिंक पॉजिटिव आयन दिए, और जिंक पॉजिटिव आयन तो ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में, आउटर सर्किट में चले गए, इसीलिए आउटर सर्किट में हमें ऐसा लगा जिंक से हमें ऋण मिल रहा है। और जब किसी से ऋण मिलता है तो ऋण को हम अच्छे से जानते हैं, हम उसे नेगेटिव आयन कहते हैं, और नेगेटिव आयन की वजह से इसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर की रिएक्शन देखते हैं। तो कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में रिड्यूस्ड हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं। वापस आ जाते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए यहां पे, और यहां जाके क्या होता है? यहां उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? इस सॉल्यूशन से, भाई यहां तो जिंक आयन आए थे इधर से, लेकिन यहां अब हमारे साथ उल्टा होता है। कॉपर आयन का मूवमेंट इस इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाता है सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन इलेक्ट्रोड की तरफ आए, और इस इलेक्ट्रोड पर आकर ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव हुए, यहां जाकर कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर कलेक्ट कर लिया। इस प्रकार सॉल्यूशन से कॉपर आयन यहां आने लगे, और जब कॉपर आयन यहां आएंगे तो मेटल आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाँ या ना? कॉपर आयन पॉजिटिवली चार्ज आएंगे, और जब वो इस इलेक्ट्रोड पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रोड को कैसा चार्ज दे देंगे?
पॉजिटिव चार्ज देंगे और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है हमेशा एनोड। यानी कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उम्मीद है अब आप इस बात को सीख गए। यानी कि अब कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि अब तक की आपकी जो नॉलेज है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि अब तक तो आप ये सीखते आए थे एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। बट हियर यू कैन सी एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया है और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया है। उम्मीद है अब आपको इस डैनियल सेल की डिजाइन में क्यों एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड क्यों पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है ये क्लियर हो गया। क्लियर? तो यहां पर अब गौर करें, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इफ वी आर डिस्कसिंग सर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये डैनियल सेल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो डैनियल सेल क्यों नाम पड़ा, मैंने कोशिश की बताने की। वोल्टियर गैल्वेनीय सेल क्यों कहते हैं वो भी मैंने कोशिश की। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज और बचती है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से फिर पूछ सकते हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा, फिर एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।